प्यारे बच्चों, आज का हमारा पहला टॉपिक है कोलाइडी कणों पर आवेश। बच्चों, जैसे कि हमने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया है कि कोलाइडी कण या तो धनावेशित होते हैं या फिर ऋणावेशित होते हैं। कोलाइडी कणों पर यह आवेश धनायन या ऋणायन के प्राथमिक अधिशोषण के कारण होता है। अब हम ये प्राथमिक अधिशोषण क्या होता है ये हम अभी समझेंगे। अधिशोषण उस आयन का होता है जो सम आयन होता है तथा अधिकता में उपस्थित होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे चार्ज कैसे आता है, आवेश कैसे आता है कोलाइडी विलयन पर। देखो FeCl3 क्या होता है, फेरिक क्लोराइड। इसका जब हम जलीय अपघटन करते हैं तो क्या बनता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड और 3 HCl निकलते हैं। तो ये रिएक्शन होती है, लेकिन ये हमारा क्या है, कोलाइडी विलयन है। लेकिन बच्चों, जब इसको हम अगर इसकी अधिकता है, FeCl3 की अधिकता है, तो क्या होगा, ये फिर से FeCl3 से अभिक्रिया करके क्या करेगा। देखो बच्चों, अब हमने बताया है कि देखो अब क्या होगा, FeOH का होल थ्राइस FeCl3 से अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, FeOH का होल थ्राइस इसके साथ इस पर अधिशोषित हो जाएंगे Fe3+ आयन। ठीक है, Fe3+ आयन ही क्यों अधिशोषित हुए हैं, Fe3+ आयन इसलिए अधिशोषित हुए हैं क्योंकि इन दोनों में सम आयन क्या है। देखो Fe यहाँ भी है, यहाँ भी है, हमेशा वही अधिशोषित होगा, उस आयन का होगा जो सम आयन होंगे। तो Fe+3 का अधिशोषण हुआ। अधिशोषण होने के बाद इसके जो 3 Cl- बचे हैं, ये इसके साथ आकर्षित ऐसे ही लगे रहते हैं क्योंकि प्लस और माइनस के बीच आकर्षण होता है, तो ये ऐसे ही इसके साथ जुड़ा रहेगा। अब होगा क्या, देखो इस भाग को हम निश्चित भाग बोलते हैं क्योंकि इनको हम अलग नहीं कर सकते। अब मैं अगर इसको और इसको अलग करना चाहूँ तो मैं नहीं कर पाऊँगी, Fe+3 से इसको अलग नहीं कर सकते, तो ये निश्चित भाग हो गया। ये विस्तृत भाग है, मतलब ये इससे अलग किया जा सकता है, तो ये विस्तृत भाग है। तो निश्चित भाग हुआ, विस्तृत भाग हुआ। अब निश्चित भाग में देखो कौन सा आवेश है, प्लस का धनावेश है, तो इसलिए कैसा विलयन हुआ, धनावेशित कोलाइडी विलयन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, As2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड प्लस 3H2S। अब हम अगर इसको अधिकता में ले रहे हैं, ठीक है, अब इससे क्या बना, As2S3, ये कोलाइडी विलयन बना है। अब अगर हम H2S की अधिकता रखेंगे, आप खुद देखो यहाँ पर बच्चों, कौन सा ऐसा आयन है जो दोनों में है, दोनों में क्या है, सल्फ़र है ना। तो इसलिए कौन अधिशोषित होगा, सल्फ़र अधिशोषित होगा। तो यहाँ पर जो अधिशोषण हुआ, निश्चित भाग में जो अधिशोषण होगा वो किसका होगा, सल्फ़र का, सल्फाइड का। As2S3 बाहर लग जाएगा, S2- और साथ में जुड़े रहेंगे इससे 2H+ आयन। तो ये हो गया विस्तृत भाग, ये हो गया निश्चित भाग। और निश्चित भाग में कौन सा आवेश है, ऋणावेश है। तो इसलिए कैसा कोलाइडी विलयन होगा, ऋणावेशित कोलाइडी विलयन। हमेशा ध्यान रखिए, जो आवेश डिपेंड करेगा वो इस भाग पर डिपेंड करेगा कि इस पर पहले कौन सी परत आकर अधिशोषित हुई है और कौन सी परत आकर अधिशोषित होगी, जो अधिकता में होगी। अगर यहाँ पर हम इसका विलयन ले रहे हैं और इसको हम अधिकता में ले रहे हैं तो Fe+3 आयन जो होंगे वो पहले अधिशोषित हो जाएंगे, क्योंकि सम आयन क्या है यहाँ पर, Fe, दोनों में है Fe, तो Fe+3 अधिशोषित हुए। उसके बाहर दूसरी जो लेयर बनेगी, दूसरा जो अधिशोषण की लेयर बनेगी वो 3 Cl- की। लेकिन ये वाली जो अधिशोषण की जो चिपकी रहेगी, ये वाली परत, ये टेम्परेरी होगी और ये वाली लेयर परमानेंट होगी। और इस परमानेंट की वजह से ही, स्थायी की वजह से ही, ये जो स्थायी परत होगी इसकी वजह से ही कोलाइडी विलयन पर आवेश होगा। अगला है AgNO3 + Ki गिव्स AgI और KNO3। यहाँ पर AgI क्या है, ये कोलाइडी विलयन है। अब हमने अगर सिल्वर नाइट्रेट की अधिकता ले रहे हैं AgNO3 की, अब देखो यहाँ पर कौन सा है, कौन सा आयन है जो दोनों में है, Ag। तो यानी कि अधिशोषण किसका होगा, Ag+ का। तो Ag+ NO3 इसके साथ, NO3- इसके साथ जुड़ा रहेगा। और अगर हम इसके विपरीत ले लें, अब अगर हम अधिकता ले लें Ki की, है ना, तो अब किसका अधिशोषण होगा, पहले परत किसकी बनेगी, I की। ठीक है, क्योंकि दोनों में आई है, तो डिपेंड करेगा कि हम अधिकता किसकी ले रहे हैं। जिसकी अधिकता लेंगे उसके ही आयन, फिर अधिकता के बाद ये देखेंगे कि कौन से आयन दोनों में हैं, और फिर उसी की पहली परत बनेगी और दूसरी जो लेयर ऊपर बनेगी, दूसरा अधिशोषण होगा वो उसके साथ वाले आयन का होगा। और ये वाला जो अधिशोषण होगा दूसरे वाले आयन का, जो दूसरी परत बनेगी वो कैसी होती है, टेम्परेरी। और ये वाली परत होगी, अधिशोषण की जो परत बनेगी ये होगी परमानेंट, स्थायी। तो इस तरह से कोलाइडी विलयन पर आवेश आता है। कोलाइडी विलयन धनावेशित और ऋणावेशित दोनों हो सकते हैं। AU, Ag, प्लेटिनम, As2S3, SbS3, सीरियस, स्टार्च, मिट्टी, धुआं, रक्त, रेत आदि के कोलाइडी विलयन ऋणावेशित होते हैं।
FeOH3 एल्यूमिनियम OH का होल थ्राइस मेथिलीन ब्लू बिस्मार्क ब्राउन अम्लीय माध्यम में जिलेटिन हीमोग्लोबिन आदि के कोलाइडी विलयन धनावेशित होते हैं। तो ये सब कैसे हैं? धनावेशित, ऊपर वाले ऋणावेशित है। नेक्स्ट है हमारा विद्युत द्विपरत सिद्धांत। अगला टॉपिक है हमारा विद्युत द्विपरत सिद्धांत, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी। किसी कोलाइडी विलयन के कोलाइडी कणों पर सबसे पहले सम आयन अधिशोषित होंगे। हमने अभी पढ़ा है कि जो सम आयन होंगे, जो दोनों में होंगे आयन, वो अधिशोषित होंगे। इसको हम पहली परत कहेंगे। उस पहले आयन पर विपरीत आवेश वाला दूसरा आयन अधिशोषित होगा, जिसे दूसरी परत कहेंगे। जैसे हमने अभी देखा, ये हो गई पहली परत और ये हो गई दूसरी परत। इसका विपरीत आवेश वाली परत बनेगी। ठीक है। इन दोनों परतों का संयोजन हेल्महोल्ट्ज़ द्विपरत कहलाता है। तो दोनों परत आपस में संयोजित होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? हेल्महोल्ट्ज़ द्विपरत। पहली परत स्थायी होती है, जिसे निश्चित परत कहते हैं, और जबकि दूसरी परत गतिशील होती है, जिसे विसरित परत कहते हैं। इन दोनों परतों के बीच का विभवांतर विद्युत गतिकी विभव या जीटा विभव कहलाता है। मतलब इन दोनों परतों के बीच जो विभवांतर होगा उसको हम क्या कहेंगे? विद्युत गतिकी विभव या जीटा विभव। जीटा विभव निकालने का फॉर्मूला होता है Z बराबर 4 पाई ईटा यू डी। तो यहाँ पे ईटा जो है ये क्या है? श्यानता गुणांक है। डी क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक। यू है कोलाइडी कण का वेग, और Z क्या है? जीटा विभव। इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है लिखने के लिए। नेक्स्ट है हमारा कोलाइडों का स्थायित्व। किसी कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण समान रूप से वितरित रहते हैं तथा ब्राउनी गति करते रहते हैं ना। हमने ये भी पढ़ा हुआ है जब ब्राउनी गति पढ़ा था कि ये जो विस्तृत रहते हैं पूरे इसमें फैले रहेंगे, और ब्राउनी गति यानी कि जिगजैग मोशन में एक जगह से दूसरी जगह कोलाइडी कण हैं इस तरह से जाते रहते हैं। कोलाइडी कणों पर समान आवेश होना चाहिए। इसके मुख्य कारण है जितने भी कोलाइडी कण कैसे होने चाहिए? समावेशित, मतलब समान आवेश वाले होने चाहिए। तो सब पे धनायन होना चाहिए या सारे कणों पर ऋणायन होना चाहिए। कोलाइडी कण लगातार ब्राउनी गति करते हैं, है ना। लगातार वो जिगजैग मोशन में घूमते रहते हैं, इस तरह से घूमते रहते हैं। कोलाइडी कणों पर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। खुद सोचो, अगर गुरुत्वाकर्षण का बल का प्रभाव पड़ता तो ये सारे कण नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि ये इस तरह ब्राउनी गति करते रहते हैं। द्रव स्नेही कोलाइडों की सतह पर द्रव की एक रक्षक परत बन जाती है। जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं इसके ऊपर क्या होगा? द्रव की एक रक्षक कवच बन जाती है। ये हम आगे पढ़ेंगे कैसे बनती है। नेक्स्ट है स्कंदन, अवक्षेपण, ऊर्णन, कोएगुलेशन, प्रेसिपिटेशन, फ्लोक्यूलेशन। ये सारे के सारे एक ही पद हैं। कोलाइडी कणों पर समान आवेश होने के कारण वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहते हैं। तो क्योंकि सब पर समान आवेश होता है इसलिए एक दूसरे से दूर भागते हैं, वो प्रतिकर्षित करते हैं, जिसके कारण वे समान रूप से वितरित रहते हैं। अर्थात कोलाइडी विलयन कैसा होता है? स्थायी। जब इन कोलाइडी कणों का आवेश किसी विधि द्वारा समाप्त हो जाता है, अगर हम क्या करें, इसका आवेश किसी तरह समाप्त कर दें, मतलब अगर माइनस का आवेश वाला कोलाइडी विलयन है, अगर ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है उसमें हम धनावेश वाला कुछ डाल दें, या किसी तरह ये जो आयन है इसमें इनको हम उदासीन कर दें किसी भी माध्यम से, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल होता है वो ख़त्म हो जाता है, और ये आपस में कण आपस में जुड़कर गुच्छे, पुंज या समूह बनाने लगते हैं। इन बड़े पुंज पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण ये विलयन से अलग होकर बर्तन की तली में बैठ जाते हैं। यह घटना स्कंदन कहलाती है। बच्चों इसको अच्छे से समझो। देखो होता क्या है, मैंने अभी बताया कि कोलाइडी विलयन में जो कण होते हैं उन सब पर एक जैसा आवेश होता है, और हमने पढ़ रखा है कि एक जैसा आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। अब क्योंकि कोलाइडी विलयन में मान लिया सब सारे के सारे आयन माइनस के हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन अगर हम किसी भी माध्यम से, अब वो हम माध्यम क्या तरीके हो सकते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, अगर किसी तरह इनका ये आवेश समाप्त कर दें या इनको उदासीन कर दें तो होगा क्या? ये कोलाइडी कण आपस में जुड़कर गुच्छे बना लेते हैं, और गुच्छे बनने की वजह से और ये नीचे बैठ जाते हैं। तो इन बड़े पुंज पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण ये विलयन से अलग होकर बर्तन की तली में बैठ जाते हैं। ये घटना क्या कहलाती है? स्कंदन। अब स्कंदन हम किस तरह से कर सकते हैं वो देखेंगे। देखो, स्कंदन अधिकतर द्रव विरोधी कोलाइड विलयनों का ही होता है। क्यों? क्योंकि जो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन है उनकी सतह पर द्रव का एक रक्षक परत बन जाता है, जिनकी वजह से क्या होता है? इनका स्कंदन नहीं हो सकता। लेकिन जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं
उनका स्कंदन हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहली विधि है वैद्युत कण संचलन। जब किसी कोलाइडी विलयन में धातु के इलेक्ट्रोड लगाकर वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो आवेशित कोलाइडी कण जो होते हैं किसी एक इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने लगते हैं तथा उदासीन होने लगते हैं एवं आपस में जुड़कर गुच्छे बनाने लगते हैं अतः अवक्षेपण होने लगता है। हमने वैद्युत कण संचलन विधि पढ़ी थी। इसमें क्या पढ़ा था हमने? इसमें क्या पढ़ा था देखो। वैद्युत कण संचलन में हमने पढ़ा था कि हमने दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगाए हैं, एक तरफ प्लस का इलेक्ट्रोड, एक तरफ माइनस का इलेक्ट्रोड। अब क्या हुआ था, अगर मान लिया इस पे सारे ये कोलाइडी विलयन धनावेशित है तो ये सारे के सारे आयन किधर जाएंगे? प्लस की तरफ, और प्लस के इलेक्ट्रोड की तरफ जाकर ये उदासीन हो जाएंगे और आपस में जुड़कर गुच्छे बना लेंगे। इस प्रक्रिया को हम अवक्षेपण कहेंगे, है ना, अवक्षेपण हो जाता है। अब दूसरा क्या तरीका है? दो विपरीत आवेशित सोल को मिलाकर। जब धनावेशित तथा ऋणावेशित कोलाइडी विलयनों को एक बड़े बर्तन में आपस में मिलाया जाता है तो वे विपरीत आवेशित कण एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और एकत्र होकर गुच्छे बना लेते हैं, अर्थात उनका अवक्षेपण स्कंदन हो जाता है। दूसरा तरीका है, हमने एक लिया धनावेशित कोलाइडी विलयन, दूसरा लिया ऋणावेशित कोलाइडी विलयन। जब इन दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे के असर को समाप्त कर देंगे, उदासीन हो जाएंगे और ये इनका आपस में जुड़कर गुच्छे बना लेंगे और क्या हो जाएगा? स्कंदन। तीसरा प्रकार होता है क्वथन द्वारा। क्वथन मतलब उबाल कर। जब किसी कोलाइडी विलयन को उबाला जाता है तो कोलाइडी कणों का ताप बढ़ने के कारण उनकी ब्राउनी गति में वृद्धि होती है, अतः वे अधिक वेग से तथा अधिक संख्या में परिक्षेपण माध्यम के कणों से टकराने लगते हैं, जिसके कारण उन पर अधिशोषित आयनों की परत नष्ट हो जाती है। उनके ऊपर जो अधिशोषित आयन है जिनकी वजह से वो धनावेशित या ऋणावेशित हैं, इन आयनों की परत क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी और वो उदासीन हो जाएंगे और आपस में जुड़कर गुच्छे बनाने लगेंगे, अर्थात इनका अवक्षेपण होने लगता है। इसमें क्या है, मान लिया हमने ये वाला कण लिया है, हमने ये वाला कोलाइडी विलयन लिया है, हमने क्या किया, इसको पानी में उबाला। तो उबालने से क्या होगा? इनमें ब्राउनी गति बहुत तेज़ होगी और जिसकी वजह से ये जो कण हैं ये परिक्षिप्त माध्यम के कणों से टकरा के बहुत तेज़ टकराने लग जाएंगे। टकराने से क्या होगा? ये वाली जो परत है जिसकी वजह से इन पर आवेश आया है ये हट जाती है और ये सब क्या हो जाएगा? फिर इनका स्कंदन हो जाता है। ये आपस में उदासीन हो जाते हैं और आपस में जुड़कर गुच्छे बनाने लगते हैं, अर्थात इनका अवक्षेपण हो जाता है। चौथा प्रकार है विद्युत अपघट्य मिलाकर। ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, जब किसी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य को मिलाया जाता है तो विद्युत अपघट्य का विपरीत आवेश वाला आयन आवेशित कोलाइडी कणों को उदासीन कर देता है। अब हमने माना हमारे पास कोलाइडी विलयन है जिन पर माइनस आवेश वाला है, मतलब ऋणावेशित है। मैंने इसमें क्या कर दिया, विद्युत अपघट्य कोई भी हम सॉल्ट ले लें, हमने यहाँ पे NaCl ले लिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो Na प्लस है, विपरीत आवेश वाला जो इसमें आयन है Na प्लस, इसके साथ जुड़कर इसको क्या कर देगा? उदासीन कर देगा। और उदासीन करने की वजह से क्या होगा? इनके बीच प्रतिकर्षण, इनके जो आपस में बीच में प्रतिकर्षण है वो समाप्त हो जाएगा और ये आपस में जुड़कर गुच्छे बनाने लगेंगे और इस प्रकार इनका स्कंदन हो जाएगा। इसी में देखो, ये इसी का पार्ट है। हम कोई उदाहरण अगर देखें, एग्जाम्पल देखें, रक्त एक ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है। हमारा जो ब्लड है, जो रक्त है, वो क्या होता है? एक ऋणावेशित कोलाइडी विलयन होता है जिसका स्कंदन एल्यूमिनियम +3 आयनों द्वारा किया जाता है, जो फिटकरी में होता है। हम कहीं भी जख्म होता है, हम उस पर फटाफट क्या करते हैं, हम अगर उस पर फिटकरी लगा लें तो वो जख्म ठीक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा जो रक्त होता है उसका स्कंदन हो जाता है, वो जम जाता है ना। और वो होता किसकी वजह से? एल्यूमिनियम आयन की वजह से, क्योंकि जो फिटकरी का फॉर्मूला होता है K2SO4.Al2SO4 ये हमारा फिटकरी का फॉर्मूला है। और हम जब फिटकरी को लगाते हैं तो उसमें एल्यूमिनियम आयन होते हैं। एल्यूमिनियम आयन जो होंगे वो हमारे रक्त को क्या करेंगे, इसका अब रक्त का क्या कर लेंगे, स्कंदन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हार्डी-शुल्ज़े नियम। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इस नियम के अनुसार स्कंदक आयन या ऊर्णिकर्मक आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उनकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। जैसे कि
ऋणावेशित सॉल है हमारा। ऋणावेशित अगर कोलाइडी विलयन का स्कंदन करने की क्षमता का क्रम कौन कर सकता है स्कंदन? जितना ज़्यादा आयन पे आवेश होगा वो उतना ही अच्छा स्कंदक होगा, वो उतनी आसानी से उतनी अच्छी तरह स्कंदन करेगा। देखो एल्यूमिनियम पे +3 का आवेश है, बेरियम पे +2 का आवेश है, सोडियम पे +1 का आवेश है। तो यानी कि इसमें सबसे अच्छा स्कंदक मतलब स्कंदन कौन कर सकता है? एल्यूमिनियम आयन, उसके बाद बेरियम, उसके बाद सोडियम। इसी तरह अगर धनावेशित हमारा सोल है, कोई धनावेशित सोल है, कोई धनावेशित कोलाइडी विलयन है, तो उसमें हम क्या डालेंगे? ऋणायन वाले डालेंगे, है ना। तो विद्युत अपघटे जो होंगे तो यहाँ पर जो स्कंदक है जिस पे जितना ज़्यादा आवेश होगा वो उतना ही अच्छा स्कंदक होगा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे इस पर 4- आवेश है, इस पर 3- आवेश है, इस पर 2-, तो सबसे अच्छे स्कंदक ये वाले होंगे। अगर ऋणावेशित सोल है तो हम उसमें एल्यूमिनियम आयन जो होगा वो अच्छा स्कंदक होगा। धनावेशित सोल है तो ये अच्छा स्कंदक होगा। स्कंदन मान, ऊर्णन मान या कोएगुलेशन वैल्यू। 1 लीटर कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने के लिए विद्युत अपघटे के मिलीलीटर मोलों की संख्या को उनके मिली मोलों की संख्या उसका ऊर्णन मान कहलाता है। यानी कि 1 लीटर कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने के लिए जितने भी हम मोल लेंगे, मोलों की संख्या होगी, विद्युत अपघटे के मोलों की संख्या होगी, वो उसका ऊर्णन मान होगा। जैसे कि स्कंदन मान जो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं स्कंदन क्षमता के, मतलब जितना ज़्यादा स्कंदन मान होगा उतनी कम स्कंदन क्षमता होगी। ये फॉर्मूला है। स्कंदन मान जितना ज़्यादा है स्कंदन क्षमता उतनी कम है। जैसे कि एल्यूमिनियम की स्कंदन क्षमता सबसे अधिक होती है। हमने अभी पे देखा था कि एल्यूमिनियम बहुत अच्छा स्कंदक होता है, तो इसकी स्कंदन क्षमता सबसे अधिक है। अगर स्कंदन क्षमता अधिक है तो स्कंदन मान इसका सबसे कम होगा, उसके बाद बेरियम, उसके बाद सोडियम। इसी तरह जिसकी स्कंदन क्षमता सबसे ज़्यादा होगी उसका स्कंदन मान सबसे कम होगा, क्योंकि स्कंदन मान और स्कंदन क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि FeCN6 की स्कंदन मान होगा वो सबसे कम होगा और Cl- का सबसे ज़्यादा होगा। ये है हमारे स्कंदन मान। अगर स्कंदन क्षमता पूछी जाए तो स्कंदन क्षमता इसकी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, लेकिन स्कंदन मान इसका सबसे कम होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। 5वां क्वेश्चन है 7। आप हार्डी-शुल्ज़े नियम में संशोधन के लिए क्या सुझाव दोगे? जब वैद्युत अपघटे का ऊर्णक आयन कोलाइडी कणों को उदासीन करके उनका स्कंदन कर देता है तो वह स्वयं भी तो उदासीन हो जाता है, तो उसका भी स्कंदन ज़रूर होता होगा, है ना। ये तो हमने देखा है। अगर हम वैद्युत अपघटे मिला रहे हैं तो वो कोलाइडी कणों को तो उदासीन कर रहा है, लेकिन उसका खुद भी तो उदासीन, तो उसमें खुद का भी तो स्कंदन हो रहा है ना। तो नेक्स्ट है 15 का सेकेंड। जब जल योजित फेरिक ऑक्साइड सोल में NaCl वैद्युत अपघटे मिला जाता है तो क्या प्रेक्षण होगा? तो फेरिक ऑक्साइड के धनावेशित सोल का NaCl के क्लोराइड आयन स्कंदन कर देंगे, क्योंकि फेरिक ऑक्साइड हमने अभी देखा था बच्चों, जो फेरिक ऑक्साइड होता है, जो फेरिक ऑक्साइड होता है FeOH का होल थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। सॉरी, तो ये क्या है? जल योजित फेरिक ऑक्साइड सॉल का NaCl वैद्युत अपघटे मिलाया जाता है तो क्योंकि ये धनावेशित सॉल है तो इसमें NaCl देखो, NaCl Na+ और Cl- है। अब ये वाला सॉल कैसा है? धनावेशित है, तो इस पर इसको कौन आकर स्कंदित करेगा? ऋणावेशित वाला, Cl- वाला, ठीक है। निम्नलिखित को समझाइए पदों को स्कंदन, ये हम पढ़ चुके हैं। तो जो आज हमारे टॉपिक कवर हुए हैं वो है, सबसे पहले हमने टॉपिक पढ़ा है कोलाइडी कणों पर आवेश, उसके बाद हमने पढ़ा वैद्युत द्विपरक सिद्धांत, उसके बाद कोलाइडों का स्थायित्व, उसके बाद स्कंदन, उसके बाद स्कंदन करने की विधियाँ, उसके बाद हमने पढ़ा है हार्डी-शुल्ज़े नियम, फिर हमने पढ़ा है स्कंदन मान, ठीक है। ये है हमारे आज के टॉपिक। इनके आप नोट्स बना लीजिएगा।